हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह। हम जानेंगे इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे कि अगस्त प्रस्ताव क्या है, अगस्त प्रस्ताव लाने का कारण क्या रहा, इस समय वाइसराय कौन था, अगस्त प्रस्ताव की प्रमुख बातें क्या क्या रहीं, इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव का परिणाम क्या रहा और जानेंगे आप व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। व्यक्तिगत सत्याग्रह का कारण क्या रहा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, किस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है, प्रथम सत्याग्रही कौन था, द्वितीय सत्याग्रही कौन था, इसका एक दूसरा नाम भी है वो क्या है, और इसका अंत कब हो गया। तो इन सारे बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और उसने 6 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत और मुंबई में अपनी सरकार बनाई। कुल 3 प्रांतों पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत असम एवं सिंध में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इसके अलावा हमने बताया कि लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में निम्न 2 कारणों से इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। उसके आगे की कहानी आज के वीडियो में देखेंगे आप। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में जो इस्तीफा दिया, उसका प्रथम कारण है कि बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि विश्व युद्ध के पश्चात भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई। तो दूसरा कारण यह भी है कि विश्व युद्ध के पश्चात भारत ने मांग की कि उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी मांग की भी उपेक्षा की गई। तो इन 2 कारणों से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, जिसमें उसका साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दिया था। तो यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि मुस्लिम लीग ने कब मनाया था मुक्ति दिवस। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस के रूप में क्यों मनाया? क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया था, इस वजह से। और ये पूछा जाता है कि इस मुक्ति दिवस जब मनाया गया तो इसमें उसका साथ किसने दिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था उसका साथ। तो ये पॉइंट्स भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। आइए अब देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव क्या रहा। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव जब लाया गया तो उस समय वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो साहब। ये फिगर में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये लॉर्ड लिनलिथगो साहब हैं। तो यही थे उस समय भारत के वाइसराय। आगे जानिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकतावश ब्रिटिश सरकार ने वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव ये है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा विश्व युद्ध में भारत की सहयोग की आवश्यकतावश ब्रिटिश सरकार ने वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो कब प्रस्तुत किया? 8 अगस्त 1940 को। और महत्वपूर्ण बातें इस समय की क्या रहीं, क्या हुआ? यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लाया गया था। तो इस बात को भी याद रखें, क्यों लाया गया? तो कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लाया गया। अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित थे। जैसे पहला पॉइंट ये है, सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना। युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा, इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि युद्ध के पश्चात भारत के संविधान निर्माण के लिए विभिन्न भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार किया जाएगा।
ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव का तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अतिशीघ्र वायसराय की सलाहकारी काउंसिल के विस्तार के साथ ही कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा, डोमेनियन स्टेट स्थापित किया जाएगा। ये अगस्त प्रस्ताव की 4 महत्वपूर्ण बातें रहीं। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव के उस भाग का स्वागत किया जिसमें यह कहा गया कि भावी संविधान उनकी अनुमति अर्थात मुस्लिम लीग की अनुमति से ही बनेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। अब आगे देखते हैं। 3 सितंबर 1939 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा की कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है। वायसराय ने इस घोषणा से पूर्व किसी भी राजनीतिक दल से परामर्श नहीं किया। इससे कांग्रेस असंतुष्ट हो गई। अब असंतुष्ट हो गई तो उसके आगे की कहानी क्या है, आगे देखते हैं। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में युद्ध के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। अब आगे देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह है क्या। व्यक्तिगत सत्याग्रह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए सारे तथ्य इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। सबसे पहले तो हैं गांधी जी, यही नेतृत्व करते हैं। दूसरा है विनोबा भावे और तीसरे व्यक्ति जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं गुलाब वाले चाचा अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्हीं से जुड़े हुए तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। तो प्रश्न बनेगा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए कहाँ से अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। कब किया? 17 अक्टूबर 1940 को किया। तो ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे देखिए, इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर गिरफ्तारी देता था। भाषण से पूर्व सत्याग्रही अपने सत्याग्रह की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भी देता था। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन सारी बातों को याद रखें। आगे जानते हैं प्रथम सत्याग्रही अर्थात विनोबा भावे के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। ये फिगर में जो दिख रहे हैं ये आचार्य विनोबा भावे जी हैं। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया। प्रसिद्धि की चाहत से दूर विनोबा भावे इस सत्याग्रह के कारण बेहद मशहूर हो गए। उनको गांव-गांव में युद्ध विरोधी तकरीर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे जी गिरफ्तार हो गए। इसके बाद दूसरे सत्याग्रही हैं गुलाब वाले चाचा अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार व्यक्तिगत सत्याग्रह 7 नवंबर 1940 को शुरू होना था, परंतु 31 अक्टूबर 1940 को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब चाचा जी गिरफ्तार हो गए, इसी सिलसिले में 17 नवंबर 1940 को सरदार पटेल भी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को अपना कार्यक्रम बनाया और गिरफ्तारियां देने का एक आंदोलन सा चला दिया। गांधी जी स्वयं गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि वह इस आंदोलन की व्यवस्था में लगे हुए थे। गांधी जी का कहना था सत्याग्रह मात्र भारत को युद्ध में शामिल करने की नीति के विरोध में नहीं चलाया जा रहा, बल्कि उनका मकसद सरकार को परेशान करना भी था। आगे देखते हैं। यह सत्याग्रह पूर्ण रूप से नियंत्रित था। इसमें हिंसा का लेश मात्र भी स्थान नहीं मिला। ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में मई 1941 तक पूरे भारत में हजारों लोग जेल गए। आगे की कहानी क्या रही? व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः सत्याग्रह का आरंभ किया। तो 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः सत्याग्रह का आरंभ कर दिया। दूसरे चरण में
20,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। इसमें राजगोपालाचारी, आसफ अली, सरोजनी नायडू भी गिरफ्तार हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया इसे। तो इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। तो ये सारी बातें व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी हुई हैं, इन्हें आप याद रखें। व्यक्तिगत सत्याग्रह को एक बार पुनः समराइज करते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का कारण क्या रहा? अगस्त प्रस्ताव व दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने का विरोध। भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किया गया, इसका विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। सत्याग्रह का पुनः प्रारंभ 5 जनवरी 1941 को हो जाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसके द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इनसे रिलेटेड प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। इसको अन्य किसी नाम से जानते हैं, जी हाँ, इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अंत जनवरी 1942 में हो गया। तो इन सारी बातों को आप याद रखें, यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।